नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2,75,000 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट योजना की सौगात दी। आपको बता दें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। हल्द्वानी में कालाडूंगी रोड स्थित जीजीआईसी में टैबलेट वितरण मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इस योजना की शुरुआत की थी। नए साल में पहले ही दिन जनपद के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 5,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा मिला है। इसके लिए शनिवार को उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। देहरादून से होने वाला ये कार्यक्रम हर विधानसभा के एक स्कूल में टीवी स्क्रीन के माध्यम से स्कूल में भी बच्चों को दिखाया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने तय किया था कि सभी बच्चों के हाथ में 10वीं और 12वीं के सबके हाथ में टैबलेट होना चाहिए। जैसा अभी हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से बोल रहे थे, कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े, सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है। हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है। विद्यालयों में कल ही हमने मंत्रिमंडल ने हम लोगों ने तय किया कि विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योगा शिक्षकों की नियुक्ति का भी हमने निर्णय किया है कि हर विद्यालय में और उसके अनुसार एक जो भी उनका संकुल बनेगा उसके आधार पर योग के शिक्षक भी हर जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। लोगों से मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चूंकि ओमिक्रॉन की कुछ संख्या हमारे यहाँ हो रही है, बाहर से आने वाले लोग और कई लोगों को जो टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग लगातार समाचार माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, मैं सभी से कहूँगा कि थोड़ा हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना है और अपना बचाव करना है। अपने बचाव के साथ साथ सभी लोगों का बचाव करना है। जो भी हमारे इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को हमने लेना है और जैसा जो प्रोटोकॉल है उनका हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, और सरकार ने सब व्यवस्थाएं वैसे की हुई हैं, कोई बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हमको रखनी है, उन सावधानियों को हम रखेंगे। और पुनः एक बात, मैं 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं, 3 तारीख से उनके लिए एक मेगा वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमने तय किया है कि मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर जो 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चे हैं उन सभी को हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे। उसके लिए हम सब लोग आगे आएंगे, सब लोगों को इसमें काम करना है। सभी विभाग के लोगों ने, पुराने समय में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, अन्य विभाग के लोगों ने हमारे दोनों वैक्सीनेशन के जो काम चले हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के, चाहे पहली लहर आई। कोटद्वार विधानसभा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अध्ययन करने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ई टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। वहीं छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की अच्छी पहल है, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन लग सकता है तो टैबलेट के द्वारा हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं।
हरक सिंह रावत ने कहा कि पिछले 2 साल से छात्र ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिनमें बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास मोबाइल या फिर टैबलेट की व्यवस्था नहीं होती है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का निर्णय लिया। जो 25 करोड़ की राज्य सरकार ने तो दी है। रावत जी को, मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, देहरादून में नहीं 3 मेडिकल कॉलेज है, जौलीग्रांट है, गुरुराम राय है और दून मेडिकल कॉलेज है। मान्यता के लिए कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक रूप से जहाँ तक बात है, क्योंकि सिनार मेडिकल कॉलेज कोई केंद्र सरकार ने नहीं बनाया, दून मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने नहीं दिया, आपका हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने नहीं दिया। ये राज्य सरकारों ने, उस समय की राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों से मेडिकल कॉलेज बनाया। भारत सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मैं पैसा लाया था जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था। दून अभी माननीय मोदी जी ने पहली बार हुआ है देश के अंदर, नहीं तो हमेशा राज्य सरकार ही मेडिकल कॉलेज बनाती थी, केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करती थी। केवल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने मदद की थी, लेकिन पहली बार मोदी जी ने देश के स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है और 300 बेड का हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज के लिए मान्यता दी, जिसमें हरिद्वार को मिला, रुद्रपुर को मिला और चित्तौड़ को मिला। तो ये क्योंकि हमारे ज़िले में सिनार मेडिकल कॉलेज पौड़ी ज़िले में है, इसलिए केंद्र सरकार से उस योजना से नहीं सहयोग मिल सकता है, लेकिन विशेष रूप से केंद्र सरकार भी सहयोग कर सकती है उस योजना से। फ़ोन दिए जा रहे हैं, ये वैसे अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो हम फ़ोन द्वारा पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से। हमारी गूगल मीट में ही पढ़ाया गया था जैसे कि, तो आने वाले टाइम पे अगर लॉकडाउन लगता है तो हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के साथ ही प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण की कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के प्रयासों से हम कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का सामना करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके लिए सभी अस्पतालों में प्रभावी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। इसे गंभीरता से लेने की उन्होंने जरूरत बताई। उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी वैक्सीनेशन डोज भी 100% सभी को लगाई जाए, इसके लिए अभियान चलाया जाए। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर देहरादून कांग्रेस कार्यालय में भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों को संबोधित किया। गौरव वल्लभ ने कहा कि महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दाम भाजपा की सरकार में अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। हमारी सरकार ने महंगाई पर कंट्रोल किया था। भाजपा ने जीएसटी लगाकर इन सभी के दामों में काफी इजाफा कर दिया है। भाजपा ऐसी पहली सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगा दिया है, जिससे लोगों को और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनता की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। वर्षों बरस मौका दिया, पर क्या हमने महंगाई को बढ़ने दिया? हमने क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बढ़ने दिया? क्या हमने जीएसटी लगाई? ये तो पहली सरकार है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। जी, कृषि के जो पेस्टिसाइड्स है, कृषि संयंत्र है, ट्रैक्टर है, उसको जीएसटी के दायरे में लाने का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर टैक्स नहीं लगाया। ये मोदी सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। तो हमारी और उनकी प्रायोरिटीज अलग है साहब। 10,80,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के जो लोन था उसको राइट ऑफ किया। हमारी प्रायोरिटी किसानों के लोन को राइट ऑफ करने की है, आम लोगों की लोन्स को राइट ऑफ करने की है। और जैसा हमने कहा, निश्चित रूप से हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे इश्यूज का प्रपोजल का एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं। संसाधन हमको अलाउ करें, ठीक है।
एक बात मुझे और कहनी थी, क्योंकि ये सब सुने और आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने पहले दिन की शुरुआत गांधी बाबा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि लोकतंत्र में की प्रेरणा शक्ति भी वहीं से आती है। और आज लोकतंत्र बचाने बहुत सारे चीज़ों को जो उनको बचाने का सवाल है, तो हमने गौरव जी की बात सुनने के बाद हम अब अपने सारे कार्यकर्ता साथियों से कल अनुरोध करेंगे कि वो चाहे बैच पहने, चाहे यहाँ बिल्ला लगाएं। अध्यक्ष जी इस पर विचार एक संभव है, बिल्ला लगाएं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने दांवपेच से वोटरों को अपनी ओर खींचने में जुटे हुए हैं। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी स्मारक के नीचे 1 घंटे का मौन व्रत धारण किया। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी राज्य चलाने के नाम पर उत्तराखंड को काफी पीछे कर चुकी है। उत्तराखंड का स्थान बेरोजगारी में अब सबसे आगे हो गया है। महंगाई की मार ने भी उत्तराखंड वासियों को त्रस्त कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को स्वतंत्र कराया, आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से मौन व्रत धारण किए हुए हैं, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और बचे दिनों में सरकार इस प्रदेश के लिए कुछ करे। महंगाई चरम पर है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी। चुनावी दौर में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं आज नए साल पर कांग्रेस ने उपवास रखा और उत्तराखंडियत बचाओ भाजपा हराओ का नारा दिया। हरीश रावत ने कहा कि ये सब हमारे चुनाव कैंपेन का एक अहम हिस्सा होगा। भाजपा ढोल की पोल खोल चुनाव तक हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच कांग्रेस की सोच को रखेंगे, ताकि आगे उत्तराखंडियत को बचाया जा सके। सरोकारों को देखते हुए, स्थानीय मुद्दों को देखते हुए और स्थानीय स्थितियों को देखते हुए भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ या उत्तराखंडियत बचाओ भाजपा हराओ के थीम कंसेप्ट के साथ चुनाव में जाएगी। और इसके साथ महंगाई हटाओ, भाजपा हराओ, रोजगार बढ़ाओ, भाजपा हराओ, दलित व गरीब बचाओ, भाजपा हराओ, किसान नौजवान बचाओ, भाजपा हराओ, छोटा व्यापारी और मजदूर बचाओ, भाजपा हराओ, गांव और ग्रामीणियत बचाओ। आज विधानसभा झबरेड़ा में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून राजपुर के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास बतौर अतिथि पहुंचे। इस सम्मेलन में विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक खजान दास ने जानकारी दी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में गति देने के लिए ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। हमारी पार्टी के 7 मोर्चे हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति मोर्चा भी एक है, जिसका आज आयोजन झबरेड़ा में किया गया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री ने कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को ऊपर उठाने का काम किया है। भाजपा में ही हमारे समाज का हित है। में अनुसूचित समाज सम्मेलन का कार्यक्रम है और इसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में हमारे अनुसूचित समाज के लोग इस सम्मेलन में आए हैं। हम इनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुसूचित जाति को जो सम्मान दिया है और जो हमारी पार्टी ने अनुसूचित जाति में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा, हमारे भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे उनको ऊपर उठाने का काम किया है। तो उसके बाद यही चीज़ हम अपने समाज को समझाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो नीत है वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चे का झबरेड़ा विधानसभा का सम्मेलन है और ये पार्टी की गतिविधियां हैं। कार्यकर्ताओं को एक गति देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आज इसी के निमित्त झबरेड़ा विधानसभा में अनुसूचित जाति मोर्चे का कार्यक्रम है, जिसमें समस्त
पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साल 2009 में भारत सरकार ने अल्मोड़ा में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्वीकृति दी थी। पर्यटन विभाग द्वारा लोधिया में इसके लिए जमीन भी चयनित कर ली गई थी और केंद्र से बजट आवंटित होने के बाद साल 2013 में इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था, जो कि 2015 में पूरा होना था। लेकिन हैरत की बात यह है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। चुनावी वर्ष होने के चलते एफसीआई को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। एक और जहां बीजेपी जल्द से जल्द फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य पूरा करो से अपनी सफलता दिखाने के प्रयास में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताते हुए आगामी चुनाव में इसका मुद्दा बनाना चाहती है। चूँकि आप देखेंगे कि एफसीआई जो है हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, इसका जो प्रस्ताव था 2011 में पारित हुआ था, जिसका आंकड़न 9 करोड़ 1 लाख रुपए था। अब चूँकि उस टाइम की दरें जो थी वो कम थी और कार्य में थोड़ी सी देरी भी हो गई इसमें, तो अब इसका जो आंकड़न है वो 11 करोड़ 31 लाख रुपए हो गया है, जिसमें लगभग 80% कार्य हो गया है और बाकी कार्यों को भी मतलब जल्दी 1-2 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। और हमारा प्लान है कि हम इसको अगले सत्र से यहाँ पर क्लासेस शुरू करवाएंगे। देखिए, जब प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार थी और हमने कैसे लोगों को रोज़गार की संभावनाएं तलाशी जाए, उसको लेके हमने फूड क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट की स्वीकृति कराई थी और उसमें लगभग 9 करोड़ अनुमानित उसकी लागत थी और प्रारंभिक हमने उसमें कुछ बजट आवंटित भी करता था, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था और हमारा लक्ष्य था कि हम उसको वर्ष 2019-20 में उसको चालू करके। लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, तब से लगातार जो हमारे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी अच्छी संस्थाएं खोलने का प्रयास किया गया था, एक रोजगार की दिशा में, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में, लेकिन प्रदेश की सरकार की उदासीनता के कारण, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये जो भी हमारे कार्य निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए थे, वहाँ पर कक्षाएं संचालित हो जानी चाहिए, व्यवस्थाएं संचालित हो जानी चाहिए, प्रदेश सरकार द्वारा उसको निर्माण कार्य भी पूरा नहीं किया गया, ना उनको संचालित किया गया। फूड क्राफ्ट का जो हमारा कार्यक्रम है वो बिल्कुल बड़े जोरों से काम उसका चल रहा है। 1.5 साल जो कोविड-19 ने हमको प्रभावित किया, वो सारे पूरे देश को प्रभावित किया। वो सारी लेबर हमारी चली गई थी, हमारा काम नहीं हो पाया था। तो उसके बाद लगातार उसमें काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जल्दी वो काम समापन हो जाएगा, वो समापन हो जाएगा। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो कहीं वो चश्मा लगा करके रोशनी दिखा करके ढूंढे कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं पर रोड में कहीं गड्ढा नहीं पड़ गया या कहीं कोई काम में ईंट की दीवार हो। जशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा के बालक और बालिका वर्ग ने खिताब जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मैच में हरियाणा की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडु की टीम ने हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच बालक वर्ग में हरियाणा और राजस्थान के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने 32 अंक से चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जिस खिलाड़ियों को जीत नहीं मिली वो मायूस ना हो, कोशिश करें आने वाले सालों में अपने माध्यम से अव्वल होकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। चैंपियनशिप है और 26 प्रदेशों से बालक बालिकाओं की टीम आई थी। 26 प्रदेशों की टीम आई है जो मेरी जानकारी में है और मैं सबको इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कई टीमें यहां जीती हैं, उनको बधाई। जो किसी कारण नहीं जीत पाई उनको ये सोचना चाहिए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये अंतिम मैच नहीं है। जीवन में बहुत से मैच आएंगे, जिसको आज अपनी जो कमियां हुई हैं, जिसकी वजह से हम हारे, उनको याद करके आगे सीख लेते हुए अगले चैंपियनशिप में वो जीते, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई दूंगा। हम सम्मान करेंगे और आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। उत्तराखंड की ओर से एक हमारे लिए, पूरे दिनेशपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके माध्यम से, आदरणीय अरविंद पांडे जी के माध्यम से इस दिनेशपुर को
एक इतिहास लिखने का मौका मिला और इस शहर के साक्षी आप लोग बने हैं। बड़ा गर्व की बात है कि पूरे नेशनल गेम जो पूरे भारतवर्ष का खिलाड़ी अंडर 16 के यहाँ दिनेशपुर पहुँचे और उनका मेजबानी करने का सौभाग्य दिनेशपुर को मिला। और यहाँ पे जो खेल के दर्शक हर गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। और मैं इस टूर्नामेंट का श्रेय हमारे देश के यशस्वी हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी को देना चाहूँगा। अच्छा लग रहा है, ये मेरे कोच का आशीर्वाद है सारा, जो कुछ हमें कैंप में भी अच्छा कॉम्बिनेशन बना और यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो किया हमारे कोच साहब ने। जो आपके साथ आ रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि और अच्छा खेलें वो भी। और यहाँ की व्यवस्था आपको कैसे लगी? ऋषिकेश में सफाई व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जो नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए निकल गई है। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना किया। बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है, जो कि अत्याधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर चलती है, जिससे कम समय में बेहतर सफाई की जाती है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महापौर ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43 कचरे का लीगेंसी टेक्नोलॉजी से निस्तारित कर दिया गया है। दावा किया है कि आगामी 2 महीने में बाकी कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद डंपिंग ग्राउंड को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग संभालेगा। फिलहाल पौधारोपण कर ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिंदु नंबर 1 था ट्रेचिंग ग्राउंड का, यहीं पे इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करना और नए कूड़े के निस्तारण के लिए नई भूमि लाना। तो आज हम दोनों चीज़ों में कामयाब रहे हैं, जिसमें कि 3 साल नगर निगम के कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं, 2 साल कोरोना काल में गए हैं। उसके बावजूद भी हमने कहीं पे भी हार नहीं मानी। जो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं थी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और आज जो सफलता निश्चित तौर पे हमको मिली है कि आज ये मैदान हो गया, यहाँ पे 40% काम इस कूड़े के पहाड़ के 25 से 30 सालों से जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ था, आज 40% उसमें काम हो गया है। और हम सभी लोग यहाँ पे बैठ भी पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं। राजा जी नेशनल पार्क की 10 हेक्टेयर भूमि, जो कि बहुत ही कम है, 10 हेक्टेयर भूमि लाना बहुत बड़ा आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी मेहनत उसमें लगती है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि आप इसको ट्रिपल इंजन लगा दो। नगर निगम भी ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती जब रूटीन चेकिंग पर ग्राम रावली महमूद पहुंची तो उन्होंने कई मेडिकल स्टोर की जांच की। शिकायत मिलने पर रूटीन चेकिंग के दौरान जब ड्रग इंस्पेक्टर जब क्लिनिक पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान क्लिनिक से नशीली दवाइयां मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लिनिक से मिली नशीली दवाइयों को अपने कब्जे में लिया और मेडिकल को बंद करवा दिया। हैं तो उनके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट, अपने रजिस्ट्रेशन, वो सब अपने दुकान पर डॉक्यूमेंट रखने भी चाहिए और अपने दुकान के बाहर उसको नामित भी करना चाहिए। पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? एक्चुअली दवाई अधिकतर लोगों के पास लाइसेंस है और मेरे द्वारा जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ अधिकतर मेडिकल स्टोर भागकर चले जाते हैं। और अगर कोई भी अगर दवाई देता है तो वो बाहर ही दिया जा रहा है उनके द्वारा। दुकान पर अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे द्वारा मौके पर किसी की दवाएं इस तरीके से पकड़ी गई हूँ। अगर कहीं पर पकड़ी जाती है तो उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई की जाती है। शाम का वक्त है, हो सकता है, इसका कहना है कि डॉक्टर है नहीं और उसे कॉल किया गया है, वो आ नहीं रहा है। तो मैं बाजपुर के तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह से जुड़े किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और बीते 2 माह से किसानों को खातोनी न मिलने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान किसानों ने जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर के तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के प्रदेश महासचिव बल्ली सिंह चीमा के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए। इस दौरान बल्ली सिंह चीमा ने कहा कि यदि जल्द ही किसानों को खतौनियां उपलब्ध नहीं कराई गई तो किसान जल्द ही आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मामला ये है कि पिछले 2 महीने से किसानों को खतौनी नहीं दी जा रही है तहसील की ओर से और उसकी वजह से राजस्व का भी घाटा हो रहा है
किसानों का तो हो ही रहा नुकसान उसमें कि दफ्तरों के, बैंकों के सारे काम रुके पड़े हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक बार हम आज उनको ज्ञापन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें हम कोई उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद अगर ये नहीं करते हैं 2000 दिन में या 4-5 दिन में, तो फिर हम जसपुर प्रशासन ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। समय समय पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में स्थानीय प्रशासन ने एक साथ 2 जगह अवैध खनन पर छापेमारी की, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामला जसपुर के गांव हजीरो और रामनगर वन का है, जहां पर उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ रेड की। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के ही यहां पर खनन कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। प्रशासन की टीम के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कि हजीरो और रामनगर वन में छापेमारी की गई है। तो मौके पर देखा कि 2-4 जो खेत ऐसे हैं कि जहाँ पर परमिशन नहीं दी गई थी, वहाँ पर नोएडा में आयोजित ब्यूटी कॉन्सेप्ट में प्रतिभाग करते हुए मिसेज फिट की प्रतियोगिता जीतने पर पुलिसकर्मी संगीता छाबड़ा को आज काशीपुर पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया और जीत की बधाई दी। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत वेट लिफ्टर कोच संगीता छाबड़ा, जिनकी लगन और मेहनत से विभाग के कई खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग में विभाग की ओर से खेलते हुए कई पदक प्राप्त कर पुलिस विभाग का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों नोएडा में मिसेज इंडिया किंग्स ऑफ मिसेज की ब्यूटी कॉन्सेप्ट में भाग लेते हुए उत्तराखंड पुलिस की वेट लिफ्टर संगीता छाबड़ा ने मिसेज फिट की प्रतियोगिता जीतकर उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन किया है। में श्रीमती संगीता छाबड़ा, जो कि हमारे विभाग में कर्मी है, इन्होंने नोएडा में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहां पर प्राइज जीते, 2, एक मिसेज फिट का और एक MIQH का। तो इसमें जैसे इनके द्वारा बताया गया कि सौंदर्य प्रतियोगिता के अलावा कुछ क्विज जो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि उनकी जो तार्किक शक्ति है, समाज के प्रति, देश के प्रति और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित भी कई प्रश्न इनसे पूछे गए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे लॉजिक के साथ उनका जो है जवाब दिया और इस प्रतियोगिता को जीता। ये विनर रही हैं। तो विभाग की तरफ से भी जैसे इनको पहले अनुमति दी गई थी, तो इसी संबंध में जो है इनको आज यहाँ पर भी सम्मानित किया गया है। इसमें क्राउन प्लाजा नोएडा में संपन्न हुआ है अभी 28 दिसंबर को, और इसमें मैंने मिसेस फिट का टाइटल जीता है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।